नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न की खास श्रृंखला महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल। अपनी इस श्रृंखला में हम आपको ले जाते हैं हर बार किसी एक नए राज्य में और मिलाते हैं वहां के महामहिम राज्यपाल से। इसी कड़ी में हम हैं आज कोहिमा में, और कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। श्री निखिल कुमार इन दिनों नागालैंड के राज्यपाल हैं। करीब 3 बरस पहले वो यहाँ इस पद पर आए थे। आज़ादी के बाद से उन्होंने इस देश को बनते हुए देखा है, लेकिन उनकी यादों का सफ़र शुरू होता है बिहार से। एक नज़र उनके सफ़रनामे पर। बिहार के वैशाली में निखिल कुमार ने 1941 में पहली बार दुनिया को अपनी आंखों से देखा। आज़ादी की लड़ाई जोरों पर थी। दादा डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह और पिता छोटे साहब यानी सत्येंद्र नारायण सिन्हा आज़ादी की लड़ाई में जेल जा चुके थे। निखिल कुमार के बचपन पर आज़ादी के आंदोलन का गहरा असर पड़ा। शुरुआती शिक्षा पटना के सेंट जेवियर हाई स्कूल में हुई। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA और MA किया। 1963 में वो भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुने गए। 1995 में वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए। 1997 में ITBP के और 1999 में NSG के महानिदेशक बने और 2001 में वो भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य बनाए गए। नौकरी से अवकाश लेने के बाद निखिल कुमार राजनीति में आए और 2004 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए। बतौर सांसद वो संसद की अनेक समितियों के सदस्य रहे। अक्टूबर 2009 में उन्होंने नागालैंड के राज्यपाल का पद संभाला। राज्यसभा टेलीविजन से बातचीत में निखिल कुमार ने अपनी जिंदगी के अनेक अध्याय खोले। मेरी पैदाइश जब हिंदुस्तान ब्रिटिश के अधीन था तब हुई थी। तो जब मुझे होश आया कि क्या हो रहा है दुनिया में, तब मैंने देखा कि मेरे नाना जी गिरफ्तार होकर जेल चले गए, मेरे बाबा गिरफ्तार होकर जेल चले गए। तो मुझे बताया गया कि ये इसलिए गए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद हो। उस समय आज़ादी क्या होती है मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन 1947 में जब मैं 6.5-7 साल का था, जब आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, तब मैंने देखा पटना में 15 अगस्त को गांधी मैदान है पटना में सेंटर में, वहाँ एक विशाल जनसभा होनी थी। आपको कह नहीं सकता कि कैसी उस समय अनुभूति हुई हम लोगों को। जिसको देखो वही जा रहा है गांधी मैदान की तरफ। उस समय उसका नाम था लॉन, पटना लॉन, और हाथ में झंडे थे छोटे छोटे कागज़ वाले, और सब जो है भारत माता की जय, या कुछ लोग जो है गाना गाते जा रहे थे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल पार्षद जी का जो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अजीब सा माहौल था, और हालांकि मैं उसमें छोटा सा ही था, लेकिन उसका ऐसा असर पड़ा हमारे दिमाग पर। मुझे तब समझ में आया कि आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे लोग, जिनमें हमारे घर के लोग भी थे, वो कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। आपके पिता, आपके दादा दोनों ही सक्रिय राजनीति में, सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय थे। आज़ादी के आंदोलन में भी उनका बड़ा योगदान था अपने इलाके में। आपने अलग हटके एक शासकीय सेवा में जाने का जो फैसला था आपका, वो कैसे, आपने क्यों उस वक्त ये तय नहीं किया, या क्या वजह थी इसकी? इसके लिए भी मैं अपने पिताजी को ही श्रेय दूंगा। रहते थे जो हम जिस घर में, उसमें रात दिन रात लोग आते थे, और मेरे दादाजी शीर्षस्थ नेताओं में से थे, और उनको लोग बिहार विभूति भी कहते थे। लोगों का आना जाना लगा रहता, तांता बना रहता था।
लेकिन ये मेरे पिताजी की देन है कि उन्होंने मुझको उस पूरे माहौल से दूर रखा। पिताजी को तो छोटे साहब कहते थे शायद। छोटे साहब कहते थे। और उन्होंने मुझे हॉस्टल भेज दिया, जिससे कि मैं जो राजनीतिक वातावरण था उससे किसी प्रकार से अपनी पढ़ाई लिखाई में प्रभावित न हो सकूं। और नॉट ओनली दैट, जब मैं सीनियर केम्ब्रिज पास कर गया तो उन्होंने मुझे पटना में पढ़ने के लिए नहीं रखा, इलाहाबाद भेज दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा, वहाँ पर इंटरमीडिएट भी किया मैंने, बीए एमए भी किया, 56 से 61 तक मैं वहीं रहा। लेकिन क्या ये वही संस्कार या उन दिनों में जो आपने सीखा, अवचेतन में आपके दिमाग में जो चीज़ें आई, जब आपने लोकसभा के लिए आप चुने गए, तो क्या लोगों के साथ संपर्क में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि मैं बचपन से ही देखता आ रहा था उन लोगों को, तो बेशक मैं उनके साथ वैसे नहीं उठता बैठता था जैसा कि कोई जो राजनीति में होता है वो करता है, लेकिन मैं उस समय राजनीति में था नहीं। लेकिन मैं जानता सभी को, सबसे मेरा परिचय था, सब मुझे जानते थे। तो इसलिए जब ये फैसला हुआ कि मैं इस लाइन में आऊँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि मैं इस लाइन में आया ही उन लोगों कहने पर। उन्होंने मुझे जोर दिया कि नहीं, यू मस्ट कम, यू मस्ट ज्वाइन। एक अजीब सा विरोधाभास आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलता है कि एक तरफ आप एक सख्त प्रशासक के तौर पर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर नज़र आते हैं, तो दूसरी तरफ आपके, अगर हम शौक़ की बात करें तो आपको संगीत और फिल्मों की भी दिलचस्पी काफ़ी रही है। हाँ, रही है। वो इसीलिए रही क्योंकि मेरे स्टूडेंट काल में उन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना होता था जो इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते थे। आगे चल कर के जब दिल्ली रहने लग गए तो दिल्ली में 2 बड़े मशहूर संगीत सम्मेलन हुआ करते थे। एक हुआ करता था शंकरलाल फेस्टिवल और एक हुआ करता था रेडियो संगीत सम्मेलन। तो उसमें हम लोग जाते थे और मेरी पत्नी बहुत ख़ास करके वो हमसे कहीं ज़्यादा क्लासिकल म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, ट्रेंड है, तो उसका भी असर पड़ा मेरे ऊपर, मेरी पत्नी का। तो वो मुझे ले जाती थी तो मैं जाता था। ये बातचीत मेरे ख्याल अधूरी रहेगी अगर हम गायक और गायिकाओं की बात ना करें और गानों की बात ना करें। तो 60-70 कुछ गाने ऐसे ज़रूर होते हैं जो बचपन से लेके जहन में बैठे हुए होते हैं और अभी भी आप गुनगुनाते होंगे कभी। किशोर कुमार 69 में फिल्म आराधना आई, उसके बाद से वो और राजेश खन्ना सुपरहिट हो गए। और उसके बाद किशोर कुमार की जो सक्सेस स्टोरी थी अगले 18 साल तक, जब 87 में या 88 में उनका निधन हुआ, ही रिमेन ऑन टॉप। बट जिद्दी में उनकी पिक्चर आई थी, पहला गाना था उनका मरने की दुआएं क्यों मांगे। हम तो उस समय से उनके फ़ैन हैं, 48 से। और पहले वो देवानंद के लिए गाया करते थे, एंड ही वाज सपोज टू बी देवानंद्स वॉइस, जस्ट लाइक मुकेश वाज राज कपूर्स वॉइस, और या तलत महमूद या मोहम्मद रफ़ी यूज्ड टू बी दिलीप कुमार्स वॉइस। तो देवानंद के वॉइस थे ये किशोर कुमार। पिक्चर देखिए, जिद्दी से लेकर के बाजी के बाद जो पिक्चरें आई उनकी, मुनीम जी, पेइंग गेस्ट, 9-2-11, सब में तो उन्होंने गाने गाए। तो हम तो उनके बड़े पुराने फ़ैन हैं। आमतौर पर ये माना जाता है कि किसी राज्य में राज्यपाल के लिए करने को बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन बीते 3 बरस में श्री निखिल कुमार नागालैंड राज्य के प्रतिनिधि चेहरे बनकर उभरे हैं। उन्होंने सीमावर्ती राज्य की चिंताओं को करीब से देखा है और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए हैं। भारत के पूर्वोत्तर छोर पर बसा नागालैंड खूबसूरत पहाड़ियों और अपनी जनजातीय विविधता के लिए जाना जाता है। 1957 में नागालैंड केंद्र शासित राज्य बना। 1961 में इसका नाम नागालैंड पड़ा और 1 दिसंबर 1963 को
बाकायदा राज्य के रूप में नागालैंड अस्तित्व में आया। पहाड़ों और जंगलों से घिरे नागालैंड में जनजातीय लोगों की अनेक प्रजातियां रहती हैं। संगीत और नृत्य नगा जनजीवन का मूलभूत अंग है। यहाँ के निवासियों की जिंदगी संगीत और नृत्य से भरपूर है। पूर्व में म्यांमार की सीमा से सटे होने की वजह से नागालैंड का सामरिक महत्व भी है। करीब 3 साल पहले निखिल कुमार ने इस राज्य के राज्यपाल का पद संभाला था। राज्यसभा टेलीविजन से बातचीत में निखिल कुमार ने नागालैंड की अनेक चुनौतियों पर बातचीत की। मुझे उस समय सबसे पहले जिनका ख्याल आया वो थे हमारे ही आईपीएस बैच के शीर्षस्थ अफसर हैं वाल्टर देवाराम। तमिलनाडु काडर के हैं और बहिर्मुखी प्रतिभा के वो मालिक हैं। बहुत ही शक्तिशाली थे। वो हिंदुस्तानी आर्मी में थे, सेना में थे पहले, और बतौर सेना के एक कर्मी के वो नागालैंड में काम कर चुके थे। तो जब हम लोग मिले उनसे पहले मसूरी में और फिर माउंट आबू में, तो हम लोग को कहानियाँ कहा करते थे नागालैंड के बारे में। और जो कहानियाँ कहते थे वो सुन करके हम नागालैंड के से प्रभावित तो हुए ही, वाल्टर देवाराम से भी प्रभावित हो गए। हम लोग की उस समय कुछ ऐसी परिकल्पना थी और नागालैंड के बारे में कि यहाँ पर बहुत लॉलेसनेस है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले इतने सालों से 60 साल से ऊपर से जो इंसर्जेंसी की सिचुएशन रही है यहाँ, और जिसको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसीज, सबसे पुरानी इंसर्जेंसी हिंदुस्तान में नागालैंड की है। तो जाहिर है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी गंभीर बात थी। तो उसकी जब कहानियाँ हम सुना करते थे बकौल वाल्टर देवाराम, तो एक छवि बनती जा रही थी हमारे दिमाग में। फिर जब मैं जब होम मिनिस्ट्री में रहा कुछ दिनों तक के लिए, 2 साल के लिए, तो नागालैंड के बारे में सुनता था, तो कुछ न कुछ उसके बारे में दिमाग में ख्याल बनता गया। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ आया था। लेकिन जब मैं आया था उस समय यहाँ पर सीज फायर हो चुकी होती थी। जब शांति आगे बढ़ती है तो जाहिर है फिर दूसरे मुद्दे जन्म लेते हैं, और शायद विकास या डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। यहाँ के बुनियादी मसले विकास के नज़रिए से कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात तो नागालैंड के बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार ने इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दे रखा है। विकास में यहाँ संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि ये जो राज्य है यहाँ मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज का बाहुल्य है। ऑयल भी है, दूसरे यहाँ पर खनिज पदार्थ हैं। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि उनका उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, या उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि एक हम लोगों को ये मान के चलना होगा कि नागालैंड एक यूनिक जगह है। यहाँ की जनजातियाँ हैं, जो यहाँ के ट्राइब्स हैं, ट्राइबल लॉज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस के मुताबिक जितनी ज़मीन है यहाँ वो उनकी है। तो उन ज़मीनों पर कोई इस प्रकार का काम हो जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन का या मिनरल रिसोर्सेज को देखने का, उसको खोदने का, तो उसके लिए सहमति की ज़रूरत पड़ती है उनके ओनर्स की। वो अभी तक नहीं मिल पाई है। तो जो मौजूदा सरकार है इसने इसी साल जुलाई में एक रेजोल्यूशन पास कराया है वहाँ असेंबली में। उस रेजोल्यूशन से हम उम्मीद करते हैं कि ये जो यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज हैं या मिनरल रिसोर्सेज हैं, इनको एक्सप्लॉइट करने में हमें सहूलियत मिलेगी। जैसे आपने कहा कि यहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी है ऐसी, इसके अलावा इसकी भौगोलिक स्थितियाँ जो नागालैंड की हैं वो भी यहाँ पे खेती को थोड़ा सा कठिन बना देती हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि ऐसे में जो यहाँ के किसान हैं या जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसको बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की कोई ज़रूरत मेरा ख्याल है नहीं होगी, क्या कुछ एग्रीकल्चर के नज़रिए से नए अनुसंधान या रिसर्च या टेक्निक?
आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। यहाँ पर जो खेती होती है वो आम स्टेट्स में जैसे होती है खेती, जैसे कि जो पहाड़ी इलाके नहीं है, ये तो नागालैंड जो पहाड़ी इलाका है, माँ सिवाय दीमापुर के सारा इलाका नागालैंड का पहाड़ है। तो यहाँ पर जो खेती होती है वो पहाड़ के स्लोप से होती है, उसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं। तो रेन फेड हार्वेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लागू होता है, और इसके लिए हम लोग जागरूक हैं कि कैसे इसको बढ़ाया जाए। पिछले दिनों जो हमारी भूतपूर्व राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह जी, उन्होंने एक गवर्नरों की समिति बनाई थी, 12 गवर्नरों की, जिसमें उन्होंने नागालैंड के गवर्नर को भी शामिल किया था कि आप एग्रीकल्चर को स्टडी करें और हमें एक कुछ सजेशंस दें जिनको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। और हम लोग सब ने अपनी अपनी जो सजेशंस हैं वो दी, तो एक रिपोर्ट बनी है। उस रिपोर्ट में जहाँ तक नागालैंड का सवाल है, हम लोग उसको मॉडर्नाइज करने के लिए और यहाँ पर जो उपलब्धियाँ हैं सीड्स की, फर्टिलाइज़र्स की, पानी की, इस पर ध्यान दिया है। यहाँ की जो कल्चर है, नागालैंड की संस्कृति है, वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है और सबसे अलग बना देती है सारे राज्यों में की कतार में। आपको यहाँ कैसा लगा, यहाँ की संस्कृति को लेकर? नागालैंड स्टेट इज ए ट्राइबल स्टेट। यहाँ 16 ट्राइब्स हैं, मेन ट्राइब्स, और 7 जो हैं वो सब्सिडियरी हैं। 16 ट्राइब्स की अपनी यूनिक फीचर्स हैं। उनका जो पहरावा है वो फ़र्क है, और आप उनके पहरावे से समझ जाएंगे कि इनका ट्राइब क्या है। वो कौन अंगामी है, कौन आओ है, कौन चकसंग है, कौन सुमी है, कौन कोनियाक है। तो वो सब आते हैं एंड दे परफॉर्म विथ ए ग्रेट डील ऑफ प्राइड इन देयर ओन ट्राइबल कल्चर एंड देयर ओन आर्ट फॉर्म। आपका एक लंबा संसदीय अनुभव भी है, एक प्रशासक के तौर पर अनुभव भी है, और यहाँ का अनुभव है। ये एक चिंता आज पूरे देश में हो रही है कि जो हमारी संसद की प्रक्रिया है या जो विधानसभाओं के सत्र हैं, कहीं कहीं उनके दिन या सत्रों की संख्या कम होती जा रही है, और जो हमारी निर्वाचित प्रणाली है उस प्रक्रिया में जो हमारी मजबूती है, जो खासियत है, उसको कमज़ोर करती है। नागालैंड के संदर्भ में आपका क्या अनुभव है? यहाँ पर इन 3 सालों में असेंबली के सेशन जितने हुए हैं सब बदस्तूर हुए हैं। 2 दिन के लिए हो सेशन, या हफ्ता भर के लिए हो, या 10 दिन के लिए हो, जितने दिन का सेशन निर्धारित हुआ उतने दिनों तक का सेशन चला और उसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं हुई। ये आपने जो बात कही है उसके संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि काश ऐसा और जगह भी जो निर्वाचन प्रणाली की बात कही आपने, और जिसकी वजह से ये सभाएं हैं वो भी उसी तरीके से प्रचालित हों, ये तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन नागालैंड में अब तक ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। करीब आधी शताब्दी के अपने सार्वजनिक जीवन में श्री निखिल कुमार ने इस देश की अनेक चुनौतियों को देखा है। वे आंतरिक सुरक्षा के मसले पर बेहद संवेदनशील रहे हैं और एक संसदीय लोकतंत्र की भूमिका को मजबूत करने में राजनेता के रूप में भी उन्होंने अपनी पारी खेली है। राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभवों से लबरेज निखिल कुमार ने लोकसभा सदस्य के रूप में संसद की कई महत्वपूर्ण समितियों में भागीदारी निभाई। संसद की सुरक्षा के लिए बनी स्टैंडिंग कमेटी में बतौर सदस्य उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। पुलिस और प्रशासन में सुधारों को लेकर उनके सुझावों को हमेशा गंभीरता से लिया गया। 1997 में वे गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा समिति में विशेष सचिव बने। सूचना प्रौद्योगिकी कानून में सुधार के लिए बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शानदार काम किया। संसद की सर्वोच्चता को लेकर वे संवेदनशील हैं। राज्यसभा टेलीविजन से बातचीत में निखिल कुमार ने भारतीय संसदीय प्रणाली और आंतरिक सुरक्षा पर खुलकर बात की। कि हिंदुस्तान की
कि आंतरिक सुरक्षा को अगर सबसे ज़्यादा थ्रेट कहीं से है, ख़तरा कहीं से है, तो वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से, माओइज़म से। और उसी के बाद ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का है। तो जहाँ तक नागालैंड का कॉन्टेक्स्ट है, हमारा बॉर्डर स्टेट है, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जब बात आती है तो हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि ये हमारा बॉर्डर लगता है यहाँ पर म्यांमार से, तो क्या बॉर्डर के उस पार से मिलिटेंट्स अंदर आते हैं और फिर हमारे यहाँ से उधर जाते हैं, यानी कि इनका आवागमन होता रहता है, तो उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी का जो apparatus है हमारा, उसके जितने हम लोगों को कदम उठाने चाहिए वो हम लोग उठाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। आपने काफ़ी समय संसद के साथ भी आपका रिश्ता रहा और संसद में आपने एक सत्र पूरा 5 साल, और उस दरमियान आपने जो काम किया, कई समितियों में आप रहे। एक कमेटी के चेयरमैन थे आप, स्टैंडिंग कमेटी के, जिसमें जो MIB के साथ थी, जिसमें इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, आज हम कहते हैं कि ये सूचना और प्रौद्योगिकी के ज़माना है, तो उसमें क्या आपने अपनी कुछ सिफारिशें दी थी या कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ, खूब याद है। एक उसमें ऐसा जो हमारी कमेटी ने फैसला किया था और जिस पर आजकल चर्चा हो रही है, वो है सेक्शन 66 ऑफ द IT एक्ट। जी। उसको लोग कहते हैं कि इट इज़ समथिंग दैट अमाउंट्स टू सेंसरशिप। जी। सेंसरशिप नहीं है ये। जी। सेक्शन 66 जो है, जी। इट इज़ ओनली definition of something that is already existing in some other laws। अब जैसे सेक्शन 505(2) है IPC का, या 153A है IPC का, बहुत सारे बयान आते हैं which are covered by sections 153A और 5052 of IPC। तो उसके तहत कार्रवाई करती है पुलिस, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो करती है। तो वाई डोंट पीपल कंसिडर दैट टू बी पार्ट ऑफ सेंसरशिप? तो उसी का कुछ आई वुड से सिमिलर है प्रोविजन इन 66। तो जो कमेटी बनी थी हमारी, वो बड़ी इम्पोर्टेंट कमेटी थी। उस समय हम लोग अमेंडमेंट टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पर चर्चा कर रहे थे। उस पर बहुत दिन तक हमारी उस पर मीटिंग हुई और तब जाकर के हमने ये डिसाइड किया। आप उस कमेटी के भी सदस्य थे जिसने संसद की सुरक्षा के बारे में अपनी राय रखी थी जी। और ख़ास तौर पर इसलिए कि उसके कुछ दिन पहले ही 2001 में जो हादसा हुआ था जी। उसके बाद इस कमेटी की अहमियत थोड़ी बढ़ी थी। तो मैं था उस कमेटी में और हम लोगों ने दरअसल जो संसद का कॉम्प्लेक्स है जी। जिसमें दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं, उसके बारे में सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं उनको कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, इस पर ध्यान दिया था। अब आप देखेंगे वहाँ पर जो एंट्री गेट्स हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और 3, उन पर जो सिक्योरिटी के गैजेट्स लगे हुए हैं, दे आर आई थिंक उस समय, अब ये तो एक डायनामिक चीज़ है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन उस समय जो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था हम लोगों ने, वो बिल्कुल अप टू डेट था, मॉडर्न था। आमतौर पर जो हमारा संविधान है वो राज्यपाल को काफ़ी मजबूत और सशक्त उस प्रदेश के कार्यकारी की भूमिका में देखता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि ऐसा लगता है कि राज्यपाल के पद पर जो लोग हैं बेवजह अपने आप को विवादों में ले आते हैं। मैं आई बिलीव कि दिस इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड वी मस्ट स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे ना हम राइट जाएं ना लेफ्ट जाएं, बिल्कुल उसी सीधी लीग पर चलें। हमारा फ़र्ज़ बनता है बतौर राज्यपाल कि सरकार को जब भी कोई ज़रूरत हमारी पड़े तो हम उसकी मदद करें। 2-3 बार ऐसे मौके आए और
मुझे खुशी इस बात की है कि भारत सरकार को जब हमने सिफारिश की तो सरकार ने हमारी सिफारिश मान ली और नागालैंड सरकार को जो सहायता देनी चाहिए थी वो सहायता भारत सरकार ने दी। एक जो इन दिनों बात चल रही है संसद की सर्वोच्चता को लेकर, संसद की सर्वोच्चता पर किसी को कोई शंका नहीं है, लेकिन कई बार जैसे लोकपाल का मसला आता है और ऐसे आता है कि क्या कोई कानून बनाने की जगह संसद से अलग हो सकती है, और ऐसे में ऐसा लगता है कि संसद की सर्वोच्चता जो है कहीं उसके लिए कुछ चिंतित होने की ज़रूरत है हमें। हमने संसदीय प्रणाली को अपने संविधान में अपनाया है जी, और जब ये मसला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस हो रहा था जी, तो उस असेंबली में जी, ज़रा गौर करें कि कौन कौन लोग थे। उसमें हिंदुस्तान के जाने माने सारे इंटेलेक्चुअल्स थे, जी, हिंदुस्तान के शीर्षस्थ लॉयर्स थे, हिंदुस्तान के ऐसे राजनेता थे जो हिंदुस्तान के गांव-गांव से वाकफियत रखते थे और जो अपने अपने राज्यों से भी गए थे चुन करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, अपने अपने राज्यों के गांव-गांव से वाकफियत रखते थे। उसमें ऐसे लोग थे जो एजुकेशनिस्ट थे, एकेडमिक्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे। ऐसा मटेरियल विरले ही किसी एक बॉडी में मिलता होगा। उस बॉडी ने डिसाइड किया कि हमको संसदीय प्रणाली अपनानी है। जो मुल्क चल रहा है बुनियादी तौर पर ये चल रहा है बिकॉज ऑफ द संसदीय प्रणाली। तो ये थी नागालैंड के राज्यपाल श्री निखिल कुमार से हमारी मुलाकात। अगले एपिसोड में फिर चलेंगे किसी नए राज्य में और मिलेंगे वहाँ के महामहिम राज्यपाल से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।